Hi friends, welcome to you all. Today we are going to discuss a new topic, that is union and its territories. See, this topic is very interesting. Okay, so you people who should pay attention. Okay, see, union and its territories. Territories. So see, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ठीक है। यूनियन का मतलब हम लोग क्या कहेंगे? यूनियन मीन्स मिक्सचर ऑफ टू और मोर थिंग्स, ठीक है। जैसा कि यूनियन का मतलब हम लोग जानते हैं मिक्सचर ऑफ टू और मोर थिंग्स, लेकिन यहाँ पे पॉलिटी के सेंस में, यहाँ पे हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉलिटी के सेंस में क्या हो जाएगा? पॉलिटी के सेंस में मिक्सचर का क्या अर्थ हो जाएगा? मिक्सचर ऑफ टेरिटरीज, ठीक है। टेरिटरीज को हम लोग क्या कहते हैं? लैंड, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशन होगा, वर्गीकरण होगा कि किस किस प्रकार का लैंड होगा, ठीक है। वो हम लोग देखते हैं, जैसे कि यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स, ठीक है, एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज, फॉरेन एक्सटर्नल टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड, ठीक है। तो ये तरह का हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसको वन बाय वन, ठीक है। See, the provisions relating to the union and its territories are given in the Constitution from Article 1 to 4. Provision relating to it are given in the Constitution from Article 1 to 4। देखिए आर्टिकल 1 से 4 जो है, ठीक है, वो हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का वर्णन करता है, ठीक है। आर्टिकल 1 स्पोक्स अबाउट, it describes India, that is Bharat, as a union of states rather than a फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। देखिए आर्टिकल 1 जो कहता है, वो कहता है इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत क्यों कहा गया? क्योंकि जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये एक चर्चा उठा, ठीक है, कि भारत का नाम जो है वो इंडिया रखा जाए या फिर जो है सो भारत रखा जाए। भारत क्या है? ट्रेडिशनल नेम है, ठीक है। और इंडिया क्या है? मॉडर्न नेम। आर्टिकल 1 में देखिए, इट डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। तो इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इंडिया भी कह रहा है, ठीक है, और उसी को क्या कह रहा है कि इंडिया, जिसको कि भारत कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया और भारत दोनों नाम रखा गया, ठीक है। तो ऐसा क्यों रखा गया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि संविधान निर्माण का कार्य कर रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे ये बहस छिड़ गया, ठीक है,
कि जो भारत है, ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, जैसे जम्मू द्वीप, ठीक है, उसके, ठीक है, तो ये सब ट्रेडिशनल नेम था, ये सब क्या है, ट्रेडिशनल नेम था, ठीक है, भारत का। तो ये कहा गया, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि नहीं भारत नाम होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स ने कहा कि नहीं मॉडर्न नेम इंडिया भी ठीक है, ठीक है, तो इसलिए दोनों के मतों को रखा गया, ठीक है, तो दोनों के मतों को स्थान दिया गया, इसलिए लिखा गया इट डिस्क्राइब्स, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है, ये तो समझ गए आप लोग इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग समझ गए इंडिया दैट इज भारत। अब देखते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन का डेफिनेशन क्या है, फेडरेशन का परिभाषा क्या है? फेडरेशन इज ए पॉलिटिकल यूनियन ऑफ 2 or more states that are independent to take internal decisions. Okay, see federation are the political union of 2 or more separate states which are independent take its internal देखिए फेडरेशन क्या होगा, पॉलिटिकल यूनियन होगा, ठीक है, 2 या 2 से अधिक जो राज्य हैं, ठीक है, एक एग्रीमेंट होगा, लिख लें आर द पॉलिटिकल यूनियन ऑफ 2 or more separate states which are independent to take its internal decisions and are united through an agreement और प्रोटोकॉल। देखिए इसमें क्या होगा, फेडरेशन का जो परिभाषा है वो ये कहता है कि इट इज ए मिक्सचर ऑफ 2 or more पॉलिटिकल यूनिट्स, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्य, ठीक है, एक जगह पे एक एग्रीमेंट के तहत, एक सहमति के तहत एक होंगे, ठीक है, और अपना अपना जो इंटरनल अफेयर्स होगा, ठीक है, वो देखने के लिए वो स्वतंत्र होंगे। इंटरनल जिसका भी जो अफेयर्स होगा उसमें किसी दूसरे राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है, तो सभी अपने इंटरनल अफेयर्स के लिए स्वतंत्र होंगे डिसीजन लेने के लिए। और अगर किसी तरह का कोई बाहरी डिसीजन लेना है या नीति बनाना है, जैसे फॉरेन नीतियां बनाना है, फॉरेन पॉलिसीज बनाना है, तो वहाँ के लिए सभी यूनाइटेड हो जाएंगे, ठीक है। फॉरेन अगर पॉलिसी बनाना है तो वहाँ पे सब यूनाइट होकर कोई निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे, लेकिन जहाँ पे इंटरनल बात होगा, ठीक है, राज्यों का, वहाँ पे वो स्वतंत्र होंगे अपने अंदर, ठीक है, इंटरनल अफेयर्स के लिए नीतियाँ बनाने के लिए, ठीक है। तो जो फेडरेशन होगा, ठीक है, ये इंडेस्ट्रक्टिबल होगा, ठीक है, ये केस किसका है, यूएसए का है, ये फेडरेशन जो है ये यूएसए का केस है, यूएसए। तो यूएसए के केस में हम लोग क्या कहते हैं, यूएसए इज ए फेडरेशन with indestructible
फेडरेशन एंड इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट। देखिए यूएसए के केस में जो है वो ये कहता है यूएसए इज ए फेडरेशन, ठीक है, विथ इंडेस्ट्रक्टिबल फेडरेशन। यूएसए क्या है? इंडेस्ट्रक्टिबल फेडरेशन है, ठीक है, विथ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट। और स्टेट क्या है? वो भी इंडेस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। लेकिन इंडिया के केस में क्या है? ठीक इसके अपोजिट है। इंडिया में क्या होगा? इंडिया के केस में क्या कहा जाता है? इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन विथ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। देखिए यहां पे क्या कहा गया? यूनियन जो होगा हमारा, ठीक है, चूंकि भारत एक जो यूनियन है वो क्या है? स्टेट्स के साथ सहमति नहीं है भारत का, ठीक है, जैसा कि हम आगे बताते हैं, ठीक है, कि देयर वेयर 500। अच्छा अभी रुक जाते हैं, ठीक है, अभी बताते हैं, पहले इसको समझ लें। यूनियन जो है हमारा वो इंडेस्ट्रक्टिबल है, यानी केंद्र भारत मतलब राज्य जितने हैं वो केंद्र को सहयोग देंगे, ठीक है, और भारत एज ए यूनियन इंडेस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। और स्टेट्स क्या है? डिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है, मतलब स्टेट का जो बाउंड्री है उसको तोड़ के छोटा बड़ा, ठीक है, किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यूएसए के केस में क्या है? स्टेट्स क्या है? इंडेस्ट्रक्टिबल है, ठीक है, फेडरेशन भी इंडेस्ट्रक्टिबल है, ठीक है, और स्टेट्स भी क्या है? इंडेस्ट्रक्टिबल है। यानी कि कोई भी अगर छोटा सा कोई स्टेट हो, ठीक है, जैसे यूएसए का कोई स्टेट देख ले हम लोग एग्जाम्पल पे, ठीक है। अब देखिए बहुत सारा स्टेट है यूएसए में, अब कोई एग्जाम्पल देख ले हम लोग, शिकागो को देख ले, शिकागो, ठीक है, स्टेट है, ठीक है। अगर फेडरेशन चाह ले, ठीक है, कि शिकागो को मतलब छोटा कर दिया जाए, किसी दूसरे स्टेट में इसका जो पार्ट है, टेरिटरी है, वो किसी दूसरे पड़ोसी जो स्टेट है उसको दे दें, तो बिना शिकागो के, ठीक है, सहमति के नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। बिना स्टेट के सहमति के स्टेट के जो टेरिटरी है, ठीक है, उसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और फेडरेशन भी क्या है? इंडेस्ट्रक्टिबल है, फेडरेशन को भी मतलब छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता, ठीक है। और फेडरेशन क्या है? फेडरेशन भी क्या है? इंडेस्ट्रक्टिबल है, यानी कि कोई स्टेट चाहे कि हम उससे अलग हो जाएं अमेरिका से, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। और स्टेट को भी चाहे कि उसका जो टेरिटरी है, उसका जो लैंड है, उसका जो एरिया है, जो एक्सटेंट है, ठीक है, उसको छोटा बड़ा कर दें, किसी पड़ोसी राज्य में उसको शामिल कर दें, कोई टेरिटरी दे दें, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो फेडरेशन विथ इंडेस्ट्रक्टिबल, फेडरेशन विथ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। और इंडिया के केस में क्या है? इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन है, ठीक है, विथ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यानी कि देखिए अब जैसे छत्तीसगढ़ बन गया, मध्य प्रदेश को काट के अलग करके बन गया, ठीक है, उससे राय मशवरा भी नहीं लिया गया। अगर वो सहमति से दे दे तो भी ठीक है, और अगर सहमत ना हुआ, अगर कोई स्टेट सहमत नहीं हुआ अपना स्टेट का नाम बदलने में, ठीक है, चाहे अपना टेरिटरी छोड़ने के लिए कि हम अपना टेरिटरी बांट के और किसी और राज्य को नहीं बनाएंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यूनियन को। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि हमको नया राज्य बनाना है, इसका टेरिटरी किसी और राज्य में देना है, किसी और राज्य को, पड़ोसी राज्य को देना है, या चाहे इसके राज्य का नाम बदलना है, तो राज्य सरकार नहीं रोक सकता है, ठीक है, केंद्र सरकार कर लेगा, ठीक है। पार्लियामेंट को ये पावर है, अथॉरिटी, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये है, ये जो हमारा आर्टिकल 1 क्या कहता है उसको समझाने के लिए हमने ये लिखा है, ठीक है, कि इट डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं कहा और यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा इंडिया को, ठीक है। इसका दो रीजन था, इसका दो रीजन है, ठीक है। और रीजन क्या क्या है हमने ये समझा दिया आपको कि फेडरेशन क्या होता है, ठीक है, यूएसए क्या है? फेडरेशन है, और इंडिया क्या है? यूनियन है, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट है इंडिया, और ये फेडरेशन ऑफ स्टेट है, कौन? यूएसए, क्योंकि यहाँ पे एक एग्रीमेंट है। तो ये दो कारण क्या हो गया?
एक कारण हमने बता दिया कि स्टेट्स आर यूनाइटेड not through an agreement. और दूसरा क्या हो जाएगा, states have no power of secession. States have no power of secession. देखिए इंडिया यूनियन क्यों है, यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों है, उसका कारण क्या है, दो कारण है। स्टेट्स का जो विलय हुआ भारत के साथ, ठीक है, वो क्या था, वो एक एग्रीमेंट के तहत नहीं हुआ, एक समझौता नहीं था, मर्जी से विलय किए। जो भी 552 रियासतें थी, ठीक है, इंडिया आज़ादी के टाइम पे क्या था, 552 भारत 552 रियासतों में विभक्त हो गया था। तो 552 रियासतें जो भारत के साथ विलय हुआ वो मर्जी से, इच्छा से, कुछ इसमें अपवाद थे, तो अपवाद को दूर कर लिया गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, स्टेट्स के पास पावर नहीं है कि वो अलग हो जाए। सेशन का मतलब क्या हो गया, सेशन का मतलब अलग होना, तो अलग होने का पावर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यूनियन है। और यहाँ पे क्या है, फेडरेशन भी इंडेस्ट्रक्टिबल है और स्टेट्स भी इंडेस्ट्रक्टिबल है, लेकिन यहाँ पे स्टेट्स क्या है, डिस्ट्रक्टिबल है, स्टेट को छोटा बड़ा किया जा सकता है और नए स्टेट को क्या किया जा सकता है, इनकॉर्पोरेट भी किया जा सकता है। इसीलिए भारत एक सॉवरेन कंट्री है, ठीक है। और इसके साथ ही इसमें क्या हम बता रहे थे, हाँ, कुछ जो अपवाद थे वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। स्टेट्स आर यूनाइटेड थ्रू एन एग्रीमेंट, स्टेट्स आर, देखिए स्टेट्स आर नॉट यूनाइटेड थ्रू एन एग्रीमेंट, ठीक है। और इसके साथ हमने कहा कि कुछ अपवाद था जिसको कि बाद में दूर कर लिया गया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको डिटेल में। देखिए जैसा कि हमने बताया, ठीक है, देखिए एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, India was divided into 552 states, ठीक है। At the time of independence, India was divided into 552 states, okay, and out of this 552, 549 agreed that their territories should be merged with the union, okay। ये लोग अपने सहमति से भारत के साथ आने चाहे, और 3 राज्य, ठीक है, 3 states, that is हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर, ठीक है। ये तीनों रिफ्यूज कर गए, ठीक है, भारत के साथ आने से। इन तीनों ने कहा कि नहीं, हम लोग स्वतंत्र रहना चाहेंगे, ठीक है। तो हैदराबाद को विलय कर लिया गया बाय पुलिस फोर्स, ठीक है। जूनागढ़ बाय रेफरेंडम, ठीक है। और कश्मीर थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। देखिए इन तीनों का केस हम लोग देखते हैं वन बाय वन। हैदराबाद चूंकि बीच में है, इसका टेरिटरीज ऐसा भी नहीं है कि एकदम अलग से कि पाकिस्तान के साथ मिल जाए कि ये पाकिस्तान में विलय हो सके, तो इसको बाय फोर्स, ठीक है, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको बाय फोर्स, पुलिस फोर्स के माध्यम से इसको विलय किया, ठीक है। और जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़ में रेफरेंडम कराना पड़ा क्योंकि यहाँ पे क्या था, मुस्लिम लोगों का आबादी यहाँ पे ज़्यादा था, ठीक है।
तो वहाँ पे सरकार ने जोर जबरदस्ती नहीं किया, ठीक है। जूनागढ़ के केस में वहाँ पे रिफरेंडम कराया गया, ठीक है। रिफरेंडम मैंने बताया हुआ है, ठीक है, फिर से देख लें आप लोग, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। क्या क्या बताया थे हमने, देखिए, इनिशिएटिव, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट और रिकॉल। देखिए, तो हमने अपने पिछली क्लास में इस चीज का जिक्र किया था, ठीक है, कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या था, ठीक है। उसमें बताया था इनिशिएटिव, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट और रिकॉल, ठीक है। अगर किसी तरह का टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, ठीक है, तो उसको कैसे सुलझाया जाता है, जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, वहाँ पे क्या किया जाता है, लोगों का राय जाना जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक जैसे प्रश्न आया, ठीक है, एक समस्या आया, तो उसका निदान करने के लिए लोगों के बीच में उसको डाल दिया जाता है, एक वोटिंग करा लिया जाता है लोगों से, लोगों का मत जानने के लिए एक वोटिंग करा लिया जाता है, ठीक है। फिर मेजोरिटी जो वोट्स होंगे, ठीक है, मतलब जो बहुसंख्यक का जो निर्णय होगा, ठीक है, वैसा डिसीजन सरकार लेती है, ठीक है। तो ये केस हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, ठीक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी ये सिस्टम कहाँ पे चल रहा है अभी, स्विट्जरलैंड में। और हमारे इंडिया में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में सुप्रीमेसी किसका होगा, रिप्रेजेंटेटिव का होगा, जिसको हम लोगों ने अपने मत के द्वारा चुन के भेजा, वो हमारे लिए जैसा भी नीति बनाए हमको उसको ग्रहण करना पड़ेगा। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये है कि अगर हमको कोई पॉलिसी पसंद नहीं है, कोई नीति पसंद नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी जनता है वहाँ पे रेफरेंडम कराया जाएगा, ठीक है, सरकार के द्वारा। और जैसा लोग कहेंगे, ठीक है, अगर बहुसंख्यक लोग जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो जूनागढ़ के सेंस में क्या हो गया, वहां पे चूंकि मुस्लिम आबादी अधिक था तो वहां पे रिफरेंडम कराया गया और अधिकांश लोगों ने भारत के साथ आना उचित समझा और भारत के साथ जूनागढ़ का विलय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, भारत के सेंस में एग्रीमेंट नहीं है। और कश्मीर का क्या हुआ था, कश्मीर का ये हुआ था कि कश्मीर ने कहा कि नहीं मैं स्वतंत्र रहूंगा। वहाँ के राजा कौन थे, हरि सिंह थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं स्वतंत्र रहूंगा। भारत ने उन पर दबाव नहीं बनाया। पाकिस्तान भी कुछ दिन तक शांत रहा, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या किया, अचानक वो अपना मिलिट्री फोर्स भेज दिया वहाँ कब्जा करने के लिए, ठीक है। फिर हरि सिंह क्या था, एक कमजोर रियासत था, उसके पास सेना नहीं थी, ठीक है। उन्होंने भारत को पत्र लिखा, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और मदद मांगा, ठीक है। मदद मांगा तो भारत ने उनको सहयोग किया, ठीक है। पाकिस्तान पीछे चला गया और वो भारत के साथ आने का सहमति दे दी है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन, ठीक है, एक एग्रीमेंट बना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हो गया, वो भारत के साथ आ गए, ठीक है। तो इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे जो हमने कहा कि इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन, ठीक है, तो स्टेट चाहे कि हम भारत से अलग हो जाएं, ठीक है, एक स्वतंत्र अपना देश बना ले, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। तो भारत के साथ उसको रहना ही है। हाँ, अगर केंद्र चाहे कि मैं इसको इसका जो एक्सटेंट है, जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है, उसको छोटा कर दूं या इस स्टेट का नाम बदल दूं, तो वो केंद्र कर सकता है, यानी पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है, ठीक है। लेकिन हाँ, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है, ठीक है, कि चाहे तो वो उसका मर्जी जान ले, ठीक है। चाहे अगर वो मतलब पक्ष में है कि चलिए ठीक है कर लीजिए, तो भी अगर वो पक्ष में नहीं है, ठीक है, तो भी पार्लियामेंट को अधिकार है वो कर ले। लेकिन यूएसए के केस में क्या है कि बिना उसके अनुमति के, बिना राज्यों की अनुमति के उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है फेडरेशन, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया के केस में क्या हो गया, यूनियन हो गया। इंडिया के केस में यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। और यूएसए के केस में क्या हो गया, फेडरेशन ऑफ स्टेट। बस यही अंतर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
देखिए आर्टिकल 1 के अंतर्गत, ठीक है, टेरिटरीज ऑफ इंडिया, टेरिटरीज ऑफ इंडिया, देखिए टेरिटरीज ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। भारत के जो भी लैंड है, भारत का जो भी लैंड है उसको 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, टेरिटरीज ऑफ यूनियन, और यूनियन टेरिटरीज यू कैन से यूनियन टेरिटरीज, and territories that can be acquired in future, ठीक है। देखिए इंडिया के केस में टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका 3 तरह का क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज दैट कैन बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर, ऐसे भूभाग, ठीक है, जिसको भविष्य में ग्रहण किया जा सके, ठीक है। तो जैसे देखिए ऐसा बहुत सारा राज्य था जो कि भारत का हिस्सा नहीं था लेकिन बाद में भारत का हिस्सा बन गया, जैसे गोवा, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, सिक्किम, पौंडीचेरी, देखिए पौंडीचेरी, इसको अब हम लोग नया नाम से जानते हैं, पुडुचेरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। पौंडीचेरी पुराना नाम है, ठीक है। तो ये सब ऐसे स्टेट थे जो कि विदेशियों के हाथ में थे। सिक्किम में क्या था, यहाँ पे भी रिफरेंडम कराया गया। सिक्किम में मोनार्की सिस्टम था, यहाँ पे राजा होते थे और ये एक स्वतंत्र देश था। लेकिन भारत को जब आज़ादी मिली तो बाद में 1961 ईस्वी के आसपास, ठीक है, यहाँ पे रिफरेंडम कराया गया। यहाँ का जनता कहा कि नहीं, हम लोग भारत के साथ जाने के पक्ष में हैं, ठीक है। तो सिक्किम जो राज्य है, मैंने सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में पढ़ाया था, ठीक है। तो इसलिए अभी डिटेल में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे फॉरेन टेरिटरीज थे, ठीक है, इंडिया के साथ आ गए, ठीक है। और भी टेरिटरीज होते हैं, ठीक है, जो कि भारत के साथ आ जाता है। जैसे किसी के साथ एग्रीमेंट हुआ पड़ोसी मुल्क के साथ, जैसे फिलहाल में क्या हुआ था, बांग्लादेश के साथ हुआ था, ठीक है, एग्रीमेंट, जिसके तहत भारत ने कुछ अपना 4-5 गांव बांग्लादेश को दे दिया और बदले में 3 गांव उससे ले लिया, ठीक है, फॉर द ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि हमारे प्रशासन में बाधा जो आ रहा है, किस तरह का बाधा हो सकता है, एक्सेसिबिलिटी का कमी हो सकता है, कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं, ठीक है, अगर उसका कमी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से बिल्ड करना संभव ना हो, ठीक है, मतलब बॉर्डर एरिया का लैंड है, ठीक है, जहाँ पे भारत का पहुँचना मुश्किल है और भारत का वो अंग है, और वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी किसका अच्छा है, बांग्लादेश का अच्छा है या पाकिस्तान का अच्छा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सहमति के तहत कुछ पार्ट उसको दे दिए और कुछ पार्ट उससे ले लिए, जहाँ पे उसका कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है और हमारा अच्छा है तो वो हम ले लिए, ठीक है। तो इसलिए ऐसा लिखा गया, टेरिटरीज दैट कैन बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर, ठीक है। तो देखिए तो इन दोनों टेरिटरीज जो हुआ, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज दैट कैन बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर, इस पे किसका चलेगा, these territories are administered, are administered सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स जो है, यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स होगा, ठीक है। कुछ मतलब केंद्र सरकार की नीतियाँ चलेंगी,
कुछ राज्यों का चलेगा और कुछ पे दोनों का चलेगा, ठीक है। और यहाँ यूनियन टेरिटरीज और टेरिटरीज दैट कैन बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर, इस पे दीज आर एडमिनिस्ट्रेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। Now see, details about the union and its territories are given in the scheduled 1, ठीक है। Schedule 1 of the Constitution, Schedule 1 of the Constitution of India mentions about names of state, names of states, names of states, union territories and their territorial extent, their territorial extent। देखिए बहुत ही डिटेल में कहाँ पे दिया गया है, ठीक है, शेड्यूल 1 में। देखिए डिफरेंस क्या है, आर्टिकल, शेड्यूल्स एंड सेक्शन में डिफरेंस क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए आर्टिकल, शेड्यूल और सेक्शन। सेक्शन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, धारा। आर्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, अनुच्छेद। ठीक है, और शेड्यूल को कहते हैं अनुसूची। ठीक है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आर्टिकल को हम लोग कहें अनुच्छेद, शेड्यूल को कहें अनुसूची और सेक्शन को हम लोग कहें धारा। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल, देखिए दीज आर प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बुक, कॉन्स्टिट्यूशन बुक। शेड्यूल्स, इसको हम लोग अभी देखते हैं, पहले सेक्शन देख लें। दीज आर given in the law book such as CRPC, IPC, CPC। ठीक है, ये जो धाराएं हैं, ठीक है, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हुआ, ठीक है, चाहे इंडियन पेनल कोड हुआ, चाहे सिविल प्रोसीजर कोड हुआ, ठीक है, तो ये सब कहाँ पे, ये सब लॉ बुक के अंतर्गत आ गए। ठीक है, लॉ बुक के अंतर्गत, तो इसमें जो भी दिया रहेगा वो धारा रहेगा। जैसे अगर हम लोग कहें सेक्शन 320, सेक्शन 318, ठीक है, मतलब क्राइम से जुड़ा हुआ, चाहे अगर जमीनी विवाद है या फिर अगर कोई सिविल एक्टिविटी, अगर सिविल से रिलेटेड कोई किसी तरह का लिटिगेशन है, तो वहाँ पे कौन सा कानून लगेगा उसके लिए ये है। ठीक है, लॉ बुक का बात हुआ, सेक्शन वहाँ पे जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल जो है हमारा, ये कॉन्स्टिट्यूशन बुक का चीज़ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का चीज़ है ये। और ये शेड्यूल जो है, शेड्यूल आर्टिकल में, देखिए आर्टिकल में बहुत शॉर्ट में दे दिया गया कि ऐसा 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 है। ठीक है, अब जैसे प्रेसिडेंट के बारे में दे दिया, ठीक है, चाहे मौलिक अधिकार के बारे में दे दिया, लेकिन डिटेल कहाँ पे रहेगा, शेड्यूल में रहेगा। अब जैसे इसी केस में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कह दिया गया, ठीक है, आर्टिकल 1 में देखिए कि यूनियन ऑफ इंडिया दैट इज भारत, देखिए यूनियन एंड स्टेट्स के सेंस में क्या कह दिया गया, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, एंड देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, बस इतना कह दिया। तो आर्टिकल में नाम नहीं दिया रहेगा,
कि बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा ये सब भारत के स्टेट हैं, तो वो कहाँ पे दिया रहेगा? शेड्यूल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सूची। भारत में अगर 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं तो वो सूची हुआ, और यहाँ पे उसको स्थान मिला, इसलिए इसको अनुसूची कहें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिटेल लिस्ट आर प्रोवाइडेड with regard to the matter that are mentioned in the constitution or article। ठीक है, डिटेल्ड लिस्ट्स आर प्रोवाइडेड विथ रिगार्ड टू द मैटर दैट आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल। आर्टिकल में जो शॉर्ट में कह दिया, ठीक है, उसका डिटेल यहाँ पे मिलेगा। जैसे यहाँ पे कह दिया गया कि 28 राज्य और 8 मतलब यूनियन टेरिटरीज होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, तो यहाँ पे डिटेल रहेगा कि कौन कौन सा राज्य होगा, कौन कौन सा यूनियन टेरिटरीज होगा, ये सब, और टेरिटोरियल एक्सटेंट उनका क्या है। ठीक है, अब जैसे बिहार होगा तो बिहार का टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना स्क्वायर किलोमीटर में है, ठीक है, इसका लंबाई चौड़ाई, ठीक है, कितना है, ठीक है, कितना इसका क्षेत्रफल है, वो सब का वर्णन यहाँ पे डिटेल में होगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा आर्टिकल में, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीज। देखिए शेड्यूल 1 हमारा क्या बताया? नेम्स ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड दियर टेरिटोरियल एक्सटेंट। ठीक है, अब देखिए all the provisions related to the states that are mentioned in the constitution, okay, are applicable to all states, okay, except Jammu and Kashmir। ठीक है, and provisions related to states in the constitution। देखिए provisions related to states in the constitution are applicable to all states except Jammu and Kashmir, and the states which are listed in the part 21 states mentioned under part 21 of the states of the constitution, under part 21 of the constitution, such as Goa, Maharashtra, Gujarat, Assam, Nagaland, etc. Okay, and the provisions given or mentioned, and the provisions mentioned under Schedule 5 and 6, Schedule 5 and 6 of the Constitution
that are related to scheduled areas and scheduled ट्राइब्स। देखिए यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो भी प्रोविजन स्टेट से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ठीक है, वो हर जगह एप्लीकेबल था, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, एप्लीकेबल हो गया। जैसे धारा, जैसे आर्टिकल 370, ठीक है, धारा नहीं, आर्टिकल 370 है, आर्टिकल 35 है, ठीक है। ये दोनों जो था आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35 है, ये दोनों एक्सेप्शन देता था किसको, जम्मू एंड कश्मीर को। लेकिन 2019 में, ठीक है, इसको हटा दिया गया, ठीक है। ये दोनों कहां पे जोड़ा गया था, जम्मू एंड कश्मीर के लिए ऑन 17 अक्टूबर 1914। देखिए संविधान के निर्माण का कार्य कब खत्म हुआ, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। उससे पहले ही आर्टिकल 370 और 35A, ठीक है, को शामिल कर लिया गया था। कब, 17 अक्टूबर 1949 को, 17 अक्टूबर 1949 को, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। इस पे हम लोग अभी देखते हैं, थोड़ा सा हाईलाइटेड करेंगे इसको, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा करेंगे, आते हैं इस पे, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। देखिए पार्ट 21 में कुछ स्टेट्स का नाम मेंशन है, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, कुछ अपवाद है। उसको छोड़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं स्टेट के संबंध में, वो सब जगह समान रूप से लागू होते हैं, ठीक है, विथ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, समान रूप से सभी स्टेट पर एक जैसा लागू होता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन किस आधार पर दिया गया कि जहाँ पे ट्राइबल एरियाज है, किसी स्टेट में क्या है, ट्राइब्स ज़्यादा है, ठीक है। तो पार्ट 21 कहता है, ठीक है, जैसे गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात वगैरह को क्या किया गया, स्पेशल पावर दिया गया, कुछ थोड़ा सा हटके, ठीक है, कि वहाँ का जो प्रोविजंस होगा वो उस पर आसाम वगैरह भी है, ठीक है, उसको कौन देखेगा, उस स्टेट में जो कुछ क्षेत्र होंगे उसको कौन देखेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट उसके लिए रेगुलेशन अलग से बनाएगी, रेगुलेट करेगी उसको समय समय पे, ठीक है। तो ये कहाँ पे मेंशन है, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है, शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले एरिया को, ठीक है। शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओके, एंड प्रोविजंस रिलेटिंग टू दीज एरियाज आर टू बी फॉर्मुलेटेड बाय द पार्लियामेंट। और इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होंगे उसको कौन रेगुलेट करेगा और कौन फॉर्मुलेट करेगा, पार्लियामेंट, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर का जो ये खत्म हो चुका है 2019 में, ये दोनों खत्म हो गया 2019 में, ठीक है। तो इसके सेंस में अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए आर्टिकल 370 के अंतर्गत और आर्टिकल 35A के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को क्या था, स्पेशल राज्य का दर्जा मिला गया था, ठीक है। आर्टिकल 35A के अंतर्गत, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर या जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर को ये अधिकार था, ठीक है, कि टू डिफाइन
द रेसिडेंट्स देखिए आर्टिकल 35 के अंतर्गत ये सिटीजनशिप की बात की गई है कि रेसिडेंट्स को वो डिफाइन कर सके। तो इंडिया के सेंस में ये अपवाद था कि सिंगल सिटीजनशिप था इंडिया में, ठीक है, पहले भी और अभी भी सिंगल सिटीजनशिप ही है। लेकिन ये जम्मू एंड कश्मीर एक अपवाद था, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप था, ठीक है। वहाँ के जो नागरिक है उनको स्टेट सिटीजनशिप अलग से मिलता और भारत के भी नागरिक होते और जम्मू एंड कश्मीर के भी नागरिक होते हैं, ठीक है। लेकिन महिलाओं के केस में क्या हुआ देखते हैं, 370 के अंतर्गत क्या हो गया और सब थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर कोई महिला है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की कोई महिला है, वो वहाँ की नागरिक है और किसी दूसरे स्टेट के आदमी के साथ शादी कर ली, ठीक है, तो उसका सिटीजनशिप, उसका जो भी राइट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी राइट्स है वो खत्म हो गया, ठीक है। अगर वो किसी दूसरे राज्य के आदमी के साथ शादी कर ली, भले ही वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर वो महिला किसी पाकिस्तानी से शादी कर लेती थी, ठीक है, तो उसको क्या होता था, उस पाकिस्तानी को भी मिल जाता था सिटीजनशिप उस स्टेट का, भारत का भी उसके बाद मिल जाता था, ठीक है। लेकिन भारतीय नागरिक होने से पहले वो पाकिस्तानी क्या हो जाता था, कश्मीर का सिटीजनशिप मिल जाता था उसको। अगर पाकिस्तान के साथ शादी कर लिया पाकिस्तानी से तो वो सिटीजनशिप उसका नहीं छिनाएगा। लेकिन अगर वही महिला किसी दूसरे राज्य में, भारत का जो राज्य है दूसरा, उसके साथ शादी कर ले तो उसका सिटीजनशिप चला जाएगा और उसका जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, वो उस पर से अधिकार खत्म हो गया, ठीक है। ये था। दूसरा क्या था कि उसका अपना झंडा था, मतलब ये जम्मू एंड कश्मीर का एक अपना स्वतंत्र झंडा हो गया, अपना एक अलग कानून हो गया, ठीक है। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव को यह अधिकार था कि वो अपने राज्य का कानून स्वयं निर्माण कर सके, ठीक है। तो वो पैरेलल में हो गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश उस पर लागू नहीं होता था, इवन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता उसको भी वो मानने के लिए बाध्य नहीं था, ठीक है। और उसके साथ ही क्या हो गया, वहाँ पे आरटीआई भी नहीं डाला जा सकता था। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन का जो अधिकार है वो भी वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ खामी था, ठीक है, जिसके चलते यूनिवर्सल सिविल कोड की बात हम लोग करते हैं, एक समान होना चाहिए सब जगह, तो ये भेदभाव हुआ बाकी राज्यों के साथ, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को दूर किया गया, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 370 के अंतर्गत ये था कि इसको एक स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ था, ठीक है। स्पेशल पावर, स्पेशल स्टेटस, स्पेशल प्रिविलेज सब कुछ यहाँ पे मिलता था, ठीक है। हाँ, और इसके साथ ही एक चीज़ और था, अगर वहाँ पे तिरंगे का अपमान हो या राष्ट्रीय जो ये है गान है, राष्ट्रगान जो है हमारा जनगण, अगर उसका भी अपमान हो तो वहाँ का जो सिटीजन है वो अपराधी नहीं बनता, ठीक है। ऐसा वहाँ पे कानून था। वो वहाँ पे भारतीय झंडे का अपमान, चाहे भारत का कोई भी जो सिंबल है, नेशनल प्राइड का जो भी सिंबल है, अगर उसका अपमान हुआ, ठीक है, तो उस राज्य के लिए वो अपराधी नहीं हुआ, ठीक है, वो उस राज्य में उसको सजा नहीं मिलता, ठीक है। और जबकि इधर के लिए है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को दूर किया गया 2019 में, इसमें इसको रिपील किया गया, ठीक है, इसमें चेंजिंग किया गया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये बाकी राज्यों की तरह हो गया, ठीक है। देखिए इसके साथ ही एक चीज और डिस्कस करते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हो जाएगा, इट इंक्लूड्स ओनली इंडियन स्टेट्स,
इंडियन स्टेट्स with division of power between center and states, whereas territory of India includes Indian states, union territories and territories that may be acquired by India in future। देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स आ जाएंगे, ठीक है, सिर्फ स्टेट आएंगे और स्टेट और सेंटर का रिलेशन कैसा होगा, डिवीजन ऑफ पावर होगा कि कुछ सब्जेक्ट पे स्टेट नीति बनाएगा, कुछ सब्जेक्ट पे केंद्र नीति बनाएगा और कुछ सब्जेक्ट पे दोनों ही नीतियां बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आ जाएगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंडियन स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी एंड टेरिटरीज दैट में बी एक्वायर्ड बाय इंडिया इन फ्यूचर, ठीक है। टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंडियन स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी और टेरिटरीज दैट में बी एक्वायर्ड बाय इंडिया इन फ्यूचर। और यहाँ पे क्या हो गया, यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स आए, सिर्फ और सिर्फ स्टेट है, और यहाँ पे तीन तरह का टेरिटरी आ गया, ठीक है, जिसमें से यूनियन टेरिटरी और टेरिटरी दैट में बी एक्वायर्ड बाय इंडिया इन फ्यूचर, इन दोनों पे, मतलब इन दोनों को, इसको छोड़ के, ठीक है, इन दोनों पे किसका शासन चलेगा, रूल्ड बाय प्रोविजंस मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। यूनियन टेरिटरी और टेरिटरी जो भारत के में विलय होंगे भविष्य में, ठीक है, उस पर किसका शासन चलेगा, पार्लियामेंट का, ठीक है। See, being a sovereign nation, India can acquire foreign territories as well as India can set its part in favor of foreign countries. Okay. So, according to the modes recognized by international law, that is cession through treaty, lease, purchase, gift, एग्रीमेंट, देखिए, भारत एक संप्रभुत्व देश है, तो भारत अपना टेरिटरी किसी को दे भी सकता है और किसी से ले भी सकता है, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, जो कि देखिए, चूंकि भारत एक संप्रभुत्व देश है, तो वो किसी को अपना टेरिटरी दे भी सकता है और किसी से ले भी सकता है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग सर्टिफाइड है, मतलब जैसे दूसरे कंट्री करेंगे वैसे ये कर सकता है, ठीक है। तो उसका मोड्स क्या हो सकता है, कोई भी अगर किसी तरह का ट्रीटी हो, ठीक है, वो चाहे किसी तरह का खरीदारी या गिफ्ट उपहार स्वरूप भी ले सकता है, और या दे भी सकता है उपहार स्वरूप किसी पड़ोसी को, ठीक है, या एग्रीमेंट के तहत, ठीक है, या खरीद सकता है या फिर लीज पे भी ले सकता है, ठीक है। तो ये है कि किस किस तरीके से भारत सरकार अपना जो टेरिटरी है किसी को दे सकता है या किसी से उसका टेरिटरी ले सकता है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, हम लोगों ने आर्टिकल 1 देखा, ठीक है। अब आर्टिकल 2 देखते हैं कि आर्टिकल 2 क्या कहता है। यूनियन एंड टेरिटरीज के लिए
आर्टिकल 2 क्या कहता है, भारत कोई भी फॉरेन टेरिटरी, ठीक है, को अपने में मिला सकता है, ठीक है, और उस टेरिटरी को क्या कर सकता है, एक नया स्टेट बना सकता है, ठीक है। और वहीं पे आर्टिकल 3 हमारा ये कहता है कि इंटरनल एडजस्टमेंट की बात करता है, ठीक है। जैसे कि कोई स्टेट है 2 या 3, उसमें से कुछ कुछ हिस्सा काट के, ठीक है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट की बात करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 2 हमारा क्या कहता है, एक्सटर्नल टेरिटरी को अपने में मिला के एक अलग स्टेट बनाने का बात, ठीक है। और वहीं पे आर्टिकल 3 क्या कर रहा है कि स्टेट कैसे बनाएगा, इंटरनल एडजस्टमेंट से, ठीक है। मतलब टेरिटरी कहीं और से नहीं आएगा, टेरिटरी पहले से है, उसी में से एक नया स्टेट कार्व कर लेगा, ठीक है, कार्व आउट, मतलब उसी में से बना लेगा इंटरनल रीएडजस्टमेंट करके, ठीक है। सो देखिए आर्टिकल 2 empowers the parliament to admit the Union of India or to establish a new state on such terms and conditions as it thinks fit. Whereas Article 3, देखिए whereas relates to the formation of or changes in the existing states. Of the Union of India. In other words, it speaks about the internal readjustment within its own territory. देखिए आर्टिकल 2 कहता है empowers the parliament to admit into the Union of India or to establish a new state on such terms and conditions as it thinks fit, ठीक है। वहीं पे आर्टिकल 3 कहता है, ठीक है, relates to the formation of or changes in the existing states of the Union of India. In other words, it speaks about the internal readjustment within its own territories. देखिए आर्टिकल 2 जो है, जो कि एडमिट का मतलब क्या हो गया, भर्ती करना, ठीक है। जैसे कि किसी स्कूल को हम लोग बच्चे को क्या करते हैं, एडमिट कराते हैं किसी स्कूल में पढ़ने के लिए, उसी तरह नया टेरिटरी है जिसको कि इंडियन यूनियन में स्थान मिला, ठीक है, जो कि पहले से एग्जिस्ट करता है। इसका जो अर्थ है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आर्टिकल 2 का empowers the parliament to admit into the Union of India or to establish a new state, ठीक है।
ये क्या होगा, ये फॉरेन टेरिटरी होगा, ठीक है। इंडिया में इसका कोई स्थान पहले नहीं था, लेकिन क्या है, भारत में आया एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका दो पार्ट है, ठीक है। इसके अनुसार पार्लियामेंट को दो पावर मिला है। एक क्या मिला है कि एक तो पहला क्या करेगा कि किसी फॉरेन टेरिटरी का वो हिस्सा था, कहीं पे स्टेट था वो किसी दूसरे कंट्री का, उसको अपने अंदर ले आया, ठीक है, चाहे एग्रीमेंट से हो चाहे परचेज करके हो, ठीक है, या ट्रीटी के अंतर्गत हो। फिर क्या करेगा, जब वो भारत का अंग बना तो उसको एक नया स्टेट बनाएगा। तो पार्ट 1 यहाँ पे हुआ इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, पार्ट 2 यहाँ हुआ एस्टैब्लिश ए न्यू स्टेट, ठीक है, ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंग्स फिट, ठीक है। फिर उस टेरिटरी को एक स्टेट बना देगा या फिर यूनियन टेरिटरी भी बना सकता है, ठीक है। ये स्टेट के ऊपर है, मतलब ये पार्लियामेंट के ऊपर है कि उस टेरिटरी को स्टेट का दर्जा दे या फिर यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे, ठीक है। तो आर्टिकल 2 क्या हो जाएगा, फॉरेन टेरिटरी है, ठीक है। और आर्टिकल 3 हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ और चेंजेस, ठीक है, या तो नया बनाएगा या फिर कुछ चेंज लाएगा, ठीक है, जो पुराना स्टेट है उसी में, ठीक है, एग्जिस्टिंग स्टेट, ठीक है, जो पहले से स्टेट है उसमें चेंजिंग लाएगा, यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इट स्पोक्स अबाउट रीएडजस्टमेंट कर लेगा, किसी का टेरिटरी छोटा कर देगा, किसी का मतलब थोड़ा थोड़ा टेरिटरी ले लेगा 2-3 स्टेट से और एक नया स्टेट बना देगा, ठीक है, या 2 स्टेट है दोनों में से कुछ कुछ पार्ट निकाल के एक तीसरा स्टेट बना देगा, ठीक है। तो इंटरनल एडजस्टमेंट, यहाँ पे फॉरेन टेरिटरी लेने की बात नहीं है। तो ये आर्टिकल 3 है, ठीक है। अब देखिए जैसा मैंने बताया, ठीक है, आर्टिकल 3 ऑथोराइज फॉर्म ए न्यू स्टेट by separation of territories from any state or by uniting two or more states or parts of state or by uniting any territory to a part of any state. Number 1, increase the area of any state, decrease the area of any state, alter the boundaries of any state or alter the names of any existing state। देखिए आर्टिकल 3 के अंतर्गत क्या क्या कर सकता है केंद्र सरकार यानी पार्लियामेंट, वो क्या है कि नया स्टेट बना सकता है, ठीक है। किसी एक स्टेट में से कुछ पार्ट हटा के, जैसा कि मध्य प्रदेश से काट के छत्तीसगढ़ बना दिया, ठीक है। उसी प्रकार 2 या 2 से अधिक स्टेट को मिला के 2 या 2 से अधिक स्टेट को मिला के एक स्टेट भी बना सकता है, ठीक है। या फिर किसी एक टेरिटरी का पार्ट दूसरे स्टेट में मिला के, ठीक है। किसी स्टेट का एरिया बढ़ा सकता है, किसी का घटा सकता है, ठीक है। किसी के बाउंड्रीज को बदलना हो, ठीक है, घटाना हो या बढ़ाना हो, ठीक है, या किसी स्टेट का, ठीक है, नाम बदलना हो,
ठीक है। तो ये सारा का सारा पावर किसमें है? पार्लियामेंट में निहित है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, जैसे मैं बताता हूँ। ये ऐसा करने से पहले, ठीक है, ये सब काम करने से पहले पार्लियामेंट को, ठीक है, प्रायर अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। ये सारा कुछ होगा किस पे? प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे होगा। ये जितना मैंने बताया कि ये सारा कार्य जो पार्लियामेंट करेगा, ठीक है, उसके लिए रिकमेंड कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा पार्लियामेंट को, ठीक है। और पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन भेजने से पहले प्रेसिडेंट को उस स्टेट से, ठीक है, उस स्टेट को रिफर करना होगा, ठीक है, मतलब सूचना देना होगा कि आपके स्टेट के साथ ऐसा मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। और उसको एक निश्चित टाइम फ्रेम दिया जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर उसको प्रेसिडेंट को अपना आपत्ति बतलाना होगा, आपत्ति चाहे सहमति बताना होगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को या पार्लियामेंट को ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो स्टेट चाहे तो अपना सहमति दे या न दे, ठीक है, और टाइम फ्रेम पर भी दे तो भी कोई बात नहीं, और ना दे तो भी, ठीक है। ये प्रेसिडेंट को ये अधिकार है कि वो ये इतना चेंजेस ला सकता है किसी भी टेरिटरीज के साथ, ठीक है। और इसके साथ ही पार्लियामेंट को ये भी अधिकार है, ठीक है, कि वो रिड्रॉ कर सकता है, ठीक है, कि वो फिर से पॉलिटिकल मैप जो है इंडिया का उसको रिड्रॉ कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है, जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया था, इसलिए कहा जाता है इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट विथ इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन। यूनियन क्या है? नष्ट नहीं हो सकता है, यूनियन इंडेस्ट्रक्टिबल होगा, बट द स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल। स्टेट्स जो हैं, ठीक है, उसको डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, और इसका अधिकार प्रेसिडेंट के पास है, यानी कि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे पार्लियामेंट ऐसा कार्य कर सकता है, ठीक है। वहीं पे यूएसए के केस में मैंने बताया, ठीक है, कि इंडेस्ट्रक्टिबल फेडरेशन विथ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ठीक है। वहाँ पे फेडरेशन है क्योंकि स्टेट्स एक सहमति के अंतर्गत जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इंटरनल अफेयर्स के लिए वो स्वतंत्र हैं, इंटरनल डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं, और बाह्य कुछ होता है तो फेडरेशन उसके लिए बाह्य नीतियाँ बनाने के लिए फेडरेशन जिम्मेदार है। बाह्य नीति जो होगा, एक्सटर्नल नीति जो होगा, ठीक है, वो फेडरेशन लेगा, ठीक है। तो इसके साथ ही ये टॉपिक हुआ। इसके साथ ही और बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि आर्टिकल 3 से ही जुड़ा हुआ एक विवाद है, ठीक है, बेरूबारी यूनियन, ठीक है। तो बेरूबारी क्या था? बेरूबारी यूनियन जो है, ठीक है, बेरूबारी एक्चुअली एक प्लेस है, ठीक है, वो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। तो 1960 के दशक में, ठीक है, मतलब एक विवाद हो गया था, पॉलिटिकल इश्यू बन गया था, मुद्दा बन गया था, और राजनीतिक विरोध का कारण बन गया। उसका कारण क्या था? मतलब पार्लियामेंट ने ये कहा कि बेरूबारी जो है यूनियन, ठीक है, जगह प्लेस है, उस बेरूबारी को पाकिस्तान को दे दिया जाए, क्योंकि उन्हें अभी फिलहाल में वो बांग्लादेश है, लेकिन क्या था 1960 के दशक में बांग्लादेश क्या था? पाकिस्तान था, ठीक है। तो ऐसा आया कि बांग्लादेश को दे दिया जाए बेरूबारी, ठीक है। तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत तो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया, ठीक है, बेरूबारी यूनियन, बेरूबारी यूनियन, ठीक है, लोगों ने याचिका दायर कर दिया और ये कहा कि आर्टिकल 3 में ये कहीं पर भी नहीं है कि इंडिया अपना जो टेरिटरी है वो किसी फॉरेन कंट्री को दे दे, ठीक है, ये देने की बात नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई किया, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 3 में ऐसा नहीं है, लेकिन आर्टिकल 368 के अंतर्गत, आर्टिकल 368 के अंतर्गत पार्लियामेंट अमेंडमेंट लाके, ठीक है, संशोधन करके, ठीक है, अपना कोई भी टेरिटरी किसी फॉरेन स्टेट को दे सकता है, ठीक है। ये 1960 का बात था, 1960 का बात था, ठीक है। फिर अगेन इन 1969, ठीक है, 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा, ठीक है, कि पार्लियामेंट को कानून में संशोधन करने का कोई आवश्यकता नहीं है, अपना कोई टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को देने के लिए गवर्नमेंट को आर्टिकल 368 के अंतर्गत किसी तरह का अमेंडमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एक्टिविटी
पार्लियामेंट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो होगा मतलब आदान और प्रदान, टेरिटरीज का जो आदान और प्रदान होगा ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे किया जा सकता है, ठीक है। आदान प्रदान जो होगा वो सहमति के अंतर्गत होगा, ठीक है, सहमति के अंतर्गत होगा, इसलिए इसके लिए कानून में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, समझ गए। देखिए अब आर्टिकल 4 देखिए, आर्टिकल 4 ये कहता है, ठीक है, इट डिक्लेयर्स दैट लॉज मेड फॉर द एडमिशन ऑफ न्यू टेरिटरी territories and creation of new state or alteration, देखिए यहाँ पे ये चीज दर्शा दें अंडर आर्टिकल 2, ठीक है, न्यू स्टेट अंडर आर्टिकल 2 and alteration of boundaries or names of any existing states under article 3 are not to be considered an amendment under article 368 as it can be done using simple majority and through ordinary legislative process। देखिए वहीं पे आर्टिकल 4 हमारा ये कहता है, ठीक है, कि आर्टिकल 2 के अंतर्गत कोई अगर नया फॉरेन टेरिटरीज इंडिया में लिया गया है, शामिल हुआ है और उसको एक नया राज्य का दर्जा देना है, ठीक है, आर्टिकल 2 के अंतर्गत, चाहे आर्टिकल 3 के अंतर्गत किसी राज्य का जो बाउंड्री है, ठीक है, उसके साथ छेड़छाड़ करके, ठीक है, चाहे उसके नेम में कोई परिवर्तन लाना है, ठीक है, तो उसके लिए पार्लियामेंट को, ठीक है, आर्टिकल 368 के अंतर्गत किसी तरह का अमेंडमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए पार्लियामेंट, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा ठीक है, चाहे ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का जो भी प्रोविजंस है उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का जो भी प्रोविजंस है उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। उसके लिए आर्टिकल 368 के अंदर किसी तरह का अमेंडमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए सिंपल मेजोरिटी मैं समझा देता हूँ। सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, कोरा आप लोग समझते हैं, कोरा मैंने समझाया पिछली क्लास में, ठीक है, अपने पिछले डिस्कशन में मैंने समझाया। कोरा होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू, ठीक है, इन ऑर्डर टू इनिशिएट द लेजिस्लेटिव प्रोसेस और इन ऑर्डर टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डिस्कशन ऑन सर्टेन बिल्स, ठीक है, और ऑन एनी बिल्स, नॉट ऑन सर्टेन बिल्स, ऑन एनी बिल्स, ठीक है। एंड इट इज कोरा कम से कम 10% मेंबर्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है। कोरा
ठीक है, कोरम 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स और स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है, कोरम किसको कहें, कम से कम 10% मेंबर्स जो है, ठीक है, मान लीजिए टोटल 545 है तो 545 का 10% जितना भी मेंबर्स होगा उतना होना चाहिए, उसको कोरम कहेंगे। ठीक है, अब सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी हुआ अगर मान लीजिए कि 500, मान लीजिए कि स्ट्रेंथ कितना है, स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस मान लीजिए 545 है स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट 500 मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि 5 सीट वैकेंट हो गया ड्यू टू डेथ और इलनेस, मान लीजिए कि कोई मर गया चाहे कोई बीमार पड़ गया और वो नहीं आया। ठीक है, तो मान लीजिए कि कितना प्रेजेंट है 500। ठीक है, और 500 में से मान लीजिए कि 50 एब्सटेंस फ्रॉम द वोटिंग। ठीक है, तो कितना बचा, रिमाइंडर 450। ठीक है, मान लीजिए 545 में से 500 मेंबर क्या है प्रेजेंट है हाउस में। ठीक है, और 50 वोटिंग करने से इनकार कर दिए, कहे कि नहीं हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वोटिंग में। ठीक है, तो कितने बचे 450। तो सिंपल मेजोरिटी क्या होगा, मोर देन हाफ, 50% प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो सिंपल मेजोरिटी इज इक्वल टू 226। हाफ कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा 450 का। ठीक है, तो प्लस 1। ठीक है, 50% प्लस 1 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये चीज जो ना जरूरी है। सिंपल मेजोरिटी में मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और कितने लोग वोट देने को तैयार हुए। ठीक है, बस यही अंतर है। ठीक है, तो मेजोरिटी कितने तरह का होगा, इफेक्टिव, एब्सोल्यूट, सिंपल, ठीक है, ऑर्डिनरी। ठीक है, ये सब हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे, अभी इतना ही। ठीक है, चूंकि यहाँ पे उसका ये आ गया, मेंशन हो गया, इसीलिए मैंने समझा दिया। सिंपल मेजोरिटी एंड थ्रू ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट चाहे तो किसी स्टेट के बाउंड्री के साथ छेड़छाड़, चाहे उसके नाम में परिवर्तन, ठीक है, इसके लिए कुछ अमेंडमेंट करने का जरूरत नहीं है 368 के अंतर्गत। बस सिंपल सा ये बात है। ठीक है, इसी को याद रखना। देखिए, इन 1950 इंडियन स्टेट्स were classified under 4 categories. ठीक है, that is ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड फाइनली ग्रुप डी। ठीक है, ग्रुप ए वेयर द गवर्नर्स provinces of British India, Group B where C, and these were
9 in number. Group B, where the princely estates with British paramountcy, total 9 in number. Okay, and group C, where the estates of chief commissioners provinces and some of the princely estates. These were total 10 in number. And finally, group D, where the Union Territories of Andaman and Nicobar, which were solitary का अर्थ हो गया लोनली, एलोन, स्टेट अंडर ग्रुप डी क्लासिफिकेशन. ठीक है. शो देयर वेयर टोटल 29 स्टेट. ठीक है. देखिए 1950 के टाइम में, ठीक है, इंडियन स्टेट्स को चार भागों में वर्गीकरण किया गया था. ठीक है. 1950 में इंडियन स्टेट्स का 4 प्रकार का वर्गीकरण किया गया था. ठीक है. ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी. ग्रुप ए में, ठीक है, गवर्नर्स प्रोविंस थे जो कि ब्रिटिश इंडिया के थे. ठीक है. इनके बारे में मैंने डिटेल में अपनी पिछली क्लासों में बतलाया है. ठीक है, कि कैसे कौन सा प्रिंसली एस्टेट था, कौन कौन सा आपका गवर्नर्स प्रोविंस था, कौन कौन सा चीफ कमिश्नर्स एस्टेट था. ठीक है. चीफ कमिश्नर्स का 4 प्रोविंस था. ये सब मैंने डिटेल में बता दिया है. ठीक है. 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ठीक पहले. ठीक है. आप लोग जब उस पिछले वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा. ठीक है. तो 4 प्रकार का वर्गीकरण था स्टेट्स का. ठीक है. तो ग्रुप ए के अंतर्गत गवर्नर्स प्रोविंस थे. ठीक है, जो कि ब्रिटिश इंडिया के थे. वो उनका संख्या कितना था? 9. ठीक है. और 9 संख्या किनका था? प्रिंसली एस्टेट का. ठीक है, जो कि ब्रिटिश के अंतर्गत काम करते थे, मतलब एक कठपुतली थे. ठीक है. तो इनका भी संख्या कितना था? प्रिंसली एस्टेट का 9 था. ठीक है. उसके बाद ग्रुप सी एस्टेट्स कौन से थे? ठीक है, इसमें चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस और कुछ प्रिंसली एस्टेट जो बच गए. ठीक है, ये दोनों मिला के कितने हो गए नंबर में? 10. ठीक है, ये 10 थे ग्रुप सी. और ग्रुप डी कितने थे? सिर्फ एक, अंडमान एंड निकोबार. ठीक है, जो द्वीप समूह है, जो अभी यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन उस समय क्या थे? एक ग्रुप डी स्टेट का दर्जा मिला हुआ था. ठीक है. तो उसमें एक राज्य था. तो टोटल मिला के कितना हो गया? 29 स्टेट. ठीक है. 1950 के समय में इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स थे, सब मिला के अंडर 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज. ठीक है, अंडर 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज. दिस वेर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी. ठीक है. देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जब देश आज़ाद हुआ तो कम से कम छोटे बड़े मिला के कुल 552, ठीक है, 552 प्रिंसली स्टेट्स वेयर देयर. ओके. and the integration of these princely states with the rest of India, I mean to say with the integration of these princely states with the Union of India had an ad hoc arrangement. Ad hoc arrangement means अस्थाई तौर पे ये किया गया था. ठीक है.
अस्थायी तौर पे मिला दिया गया था किसी तरह तोड़ जोड़ के, ठीक है, मतलब एक ऑर्डर में नहीं था, ठीक है, इसलिए इसको रीअरेंज करना था, ठीक है, ऑर्डर बेसिस पे, ठीक है। तो दक्षिण भारत से ये आवाज़ें आने लगी, ठीक है, कि स्टेट्स बनाया जाना चाहिए, लेकिन उसका आधार मतलब भाषा के आधार पे स्टेट्स का निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, ठीक है। तो इसी के लिए सबसे पहले एक कमेटी का गठन किया गया, ठीक है, जो कि धार कमेटी था। धार कमेटी जून 1948, जून 1948, ठीक है। लेकिन इन्होंने, ठीक है, धार कमेटी ने, ठीक है, दिसंबर 1948 में ये कह के खारिज कर दिया, ठीक है, कि लिंग्विस्टिक को आधार नहीं बनाया जा सकता स्टेट को बनाने के लिए, स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने में मतलब भाषा को, ठीक है, मापदंड नहीं लिया माना जा सकता, क्योंकि इससे देश सब, क्योंकि वरीयता किसको देना चाहिए, देश की एकता को, ठीक है, कि यूनिटी के साथ कंप्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे तो देश की एकता के साथ ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पे उन्होंने खारिज कर दिया, ठीक है। सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन December 1948 and rejected linguistic as the basis of formation of states, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, लेकिन मांग जो था वो लगातार जारी था, रुकने वाला नहीं था, ठीक है। तो सेकंड कमेटी का गठन किया गया सेम दिसंबर 1948 में, ठीक है। और ये कमेटी किसका था, JVP कमेटी, ठीक है, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, B फॉर वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, एंड P फॉर पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। 1948 में सेकंड कमेटी बनी, ठीक है, ये नंबर फर्स्ट था, ये नंबर सेकंड था। 1948 में सेकंड कमेटी का निर्माण किया गया स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है, अंडर JVP जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा, ठीक है। इन्होंने भी सिरे से खारिज कर दिया, ठीक है। इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया अप्रैल 1949, ठीक है, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, ठीक है। इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, ये इसी ग्राउंड पे कि मतलब लिंग्विस्टिक को आधार नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि एक पोट्टी श्रीराम, एक ये थे पोट्टी श्रीराम मुलु, ठीक है, ये कांग्रेसमैन थे, ठीक है, पोट्टी श्रीराम मुलु, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के थे और कांग्रेस के लीडर थे, और इनका महत्वपूर्ण योगदान था, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ये जाने जाते थे, ठीक है। इन्होंने ये हंगर स्ट्राइक कर दिया, ठीक है, हंगर स्ट्राइक 56 दिन के लिए, 56 डेज हंगर स्ट्राइक, ठीक है, कि स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, स्टेट फॉर्मेशन का जो आधार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लिंग्विस्टिक होना चाहिए, और तेलुगु, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश का ऑफिशियल लैंग्वेज उसको दर्जा मिलना चाहिए, तो इसलिए आंध्र प्रदेश का गठन किया जाना चाहिए एक अलग राज्य के रूप में, ठीक है, लैंग्वेज के आधार पे, लिंग्विस्टिक आधार पे, ठीक है।
लेकिन क्या हुआ कि 56वां दिन इनकी मृत्यु हो गई। 56 दिन का जो इनका हंगर स्ट्राइक था उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो उसके बाद कांग्रेस को झुकना पड़ा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश was the first state to be organized on linguistic base on October 1953। ठीक है, अक्टूबर 1953 में, ठीक है, आंध्र प्रदेश को सर्वप्रथम, ठीक है, लिंग्विस्टिक आधार पे एक अलग राज्य बनाया गया। ठीक है, यहाँ का लैंग्वेज क्या था? तेलुगु, और तेलुगु को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में दर्जा मिल गया। ठीक है, और आंध्र प्रदेश स्टेट बन गया। ठीक है, इसको मद्रास से अलग किया गया। आंध्र प्रदेश को मद्रास से सेपरेट करके आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट बना दिया गया। मद्रास क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा लैंग्वेज है? तमिल। ठीक है, तमिल से तेलुगु को अलग करके एक अलग स्टेट आंध्र प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, देखिए, जब इस राज्य का गठन हो गया, ठीक है, मतलब अक्टूबर 1953 में, ठीक है, तो बाकी जो साउथ के दूसरे राज्य थे, ठीक है, जिनका भी अपना अपना भाषा अलग अलग था, तो वहाँ से भी आवाज़ें उठने लगी। वो लोग भी डिमांड करने लगे कि नहीं, हमारे राज्य का भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, का फॉर्मेशन जो है उसका भी आधार क्या होना चाहिए? लिंग्विस्टिक। ठीक है, तो इसके लिए इस एजिटेशन को देखते हुए, ठीक है, एक अलग कमेटी का निर्माण किया गया, जिसको, ठीक है, नंबर 3 फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन, ठीक है, दिसंबर 1952 टू सितंबर 1955। ठीक है, फजल अली कमीशन का गठन किया गया। ठीक है, इस कमीशन के हेड कौन थे? फजल अली। ठीक है, और दो इनके जो एसोसिएट थे, ठीक है, वो थे के.एम. पनिक्कर, और दूसरे एच.एन. कुंजरू। ठीक है, तो फजल अली कमीशन का गठन कब किया गया? दिसंबर 1953 में। ठीक है, और इस कमीशन ने अपना रिपोर्ट सितंबर 1955 में दिया। ठीक है, इसके दो और एसोसिएट कौन थे इस कमीशन के? के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू। ठीक है, तो इन्होंने अपना जो आधार दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है, लिंग्विस्टिक आधार पे राज्यों का गठन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही लैंग्वेज बोलने वाला, ठीक है, जो व्यक्ति लोग हैं उसको एक स्टेट में दे दिया जाए। ठीक है, लैंग्वेज होना मतलब लिंग्विस्टिक एक आधार होना चाहिए स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक राज्य में एक ही तरह का लैंग्वेज बोलने वाले सारे लोग हों। ठीक है, क्योंकि यूनिटी, देश का जो यूनिटी है उसको भी ध्यान में रखना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वीनियंस सबसे बड़ा फैक्टर उन्होंने बताया। ठीक है, उन्होंने सबसे बड़ा फैक्टर क्या बताया? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वीनियंस। ठीक है, इन्होंने कहा कि लैंग्वेज लिंग्विस्टिक भी आधार होना चाहिए, लेकिन सबसे प्रथम वरीयता एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वीनियंस और नेशनल यूनिटी को देखना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने 4 फैक्टर बतलाए। इन्होंने कहा कि 4 तरह के फैक्टर हैं जो कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन उस आधार पे करने पे, ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो वो फैक्टर कौन कौन से हैं हम लोग देखते हैं।
अब हम लोग देखते हैं कि वो 4 कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको फजल अली ने सजेस्ट किया। ठीक है, द फैक्टर that should govern the reorganization of any state are preservation and strengthening of unity and security of the nation। ठीक है, नंबर सेकंड इन्होंने कहा लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी। नंबर थर्ड फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव consideration planning and promotion of the welfare of the people of a state and people of the nation as a whole। ठीक है, देखिए फजल अली कमीशन ने ये 4 फैक्टर सजेस्ट किए जो कि आधार होने चाहिए। ठीक है, ये चारों फैक्टर आधार होने चाहिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के। वो क्या क्या था? प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी, जिससे हमारे देश के लोगों में एकता रहे। ठीक है, और सिक्योरिटी नेशन के लिए जरूरी है। ठीक है, तो देश में एकता और देश में सुरक्षा, ठीक है, वो बढ़े उसके आधार पे। ठीक है, नंबर सेकंड भाषा और कल्चर, मतलब भाषा और संस्कृति, जहाँ का तालमेल मिले, जहाँ का तालमेल हो। ठीक है, भाषा और संस्कृति का भी एक आधार होना चाहिए। भाषा और संस्कृति में एक रूपता। ठीक है, होमोजेनिटी का मतलब एक रूपता कहेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे भाषा और संस्कृति दोनों का एक रूपता हो, ठीक है, वो भी आधार होना चाहिए। थर्ड में क्या कहा? फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिडरेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की बात इन्होंने पहले ही किया। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक, वो भी देखना है। वो कैसे होगा? अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, ठीक है, चाहे मिनरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, और अगर मान लो कि रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे स्टेट का, नया स्टेट बनाएंगे, तो इस चीज़ को देखेंगे कि दोनों तरफ समान रूप से रिसोर्स का बंटवारा हो। ये नहीं कि एक तरफ एक राज्य ज़्यादा धनी हो जाए और दूसरा राज्य गरीब हो जाए। ठीक है, तो इस फैक्टर को भी उन्होंने वरीयता दी है। फिर नंबर फोर्थ फैक्टर क्या है? प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपुल ऑफ द स्टेट। ठीक है, लोगों के विकास के लिए, वेलफेयर के लिए, ठीक है, योजना बनाना चाहिए और उसको प्रमोशन हो सके अधिक से अधिक। ठीक है, और पूरे देश का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, इस तरीके से स्टेट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इन्होंने ऐसा सुझाव दिया। ठीक है, तो इन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पे, इन्होंने जो सुझाव दिया, जो रिकमेंडेशन दिया, उसी के आधार पे, ठीक है, 16 स्टेट्स
एंड 3 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इन्होंने ये सुझाव दिया कि 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज बनाया जा सकता है, इन्होंने कहा। ठीक है, अपने सुझाव में। तो और क्या कहा, इन्होंने कहा कि ग्रुप ए एंड ग्रुप बी इनका जो डिस्टिंक्शन है, दोनों में जो अंतर है, इनका जो डिस्टिंक्शन है उसको खत्म कर देना चाहिए। अंतर को, ग्रुप ए और ग्रुप बी के स्टेट्स का अंतर खत्म कर देना चाहिए। क्या अंतर था, एक प्रिंसली स्टेट था ग्रुप बी, और ग्रुप ए क्या था, ब्रिटिश इंडिया का प्रोविंस था। ठीक है, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी का अंतर खत्म कर देना चाहिए। और ग्रुप सी जो है जो कि मिक्सचर था, इसको खत्म कर देना चाहिए, इसको एबोलिश कर देना चाहिए। ठीक है, तो इनका जो रिकमेंडेशन था, ठीक है, इसको कुछ मान लिया गया कुछ हद तक। ठीक है, और इसी के आधार पे मतलब 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया। ठीक है, 1956 में। और सेम ईयर में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1956, ठीक है, में पास किया गया। ठीक है, देखिए 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया। और स्टेट्स जो हैं, सो 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, केंद्र सरकार ने क्या किया, इन्होंने रेकमेंड किया 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज। केंद्र सरकार ने 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज को मान्यता दे दिया। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि कैसे कैसे हुआ। फजल अली कमीशन का निर्माण किया गया सबसे पहले, धार कमीशन। ठीक है, उसके बाद कौन आ गया, JVP। ठीक है, उसके बाद ये मतलब फजल अली। ठीक है।